हेलो एवरीवन। तो थाई ब्रोमेंस सीरीज मिस्टर किल का एपिसोड 2 आ चुका है, जो बहुत ज़्यादा क्यूट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज के एपिसोड में हमें बहुत कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पुराना एपिसोड ख़त्म हुआ था, जहां के को एंजाइटी अटैक आने लग जाते हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे वो फंस गया। उसे पुरानी रात की बात याद आती है जब उसने अपनी ही नोवल नेक्रोस को जला दिया था और सारे सबूत मिटा दिए थे। इस बात को सोच सोचकर वो पैनिक होने लग जाता है और इसी चक्कर में उसकी सारी दवाइयाँ बिखर जाती है, जिन्हें लेने के लिए वो नीचे उतर आता है। तभी वहाँ पर फाट आता है और वो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। फाट उतरकर उसके पास आता है और उसकी दवाई के डिब्बी को उठाते हुए देखता है कि ये तो एंजाइटी की दवाई है, क्या आप परेशान हो, कहते हुए वो दवाई उसे लौटा देता है और उसके बाद के वो दवाइयाँ खा जाता है। जिसे देखकर फाट बोलता है कि आराम से खाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। जिस पर के उसे हैरानी से देखता है और मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि के अपने स्टूडियो में बैठा होता है। तभी वहाँ पर फाट आ जाता है और उसे कॉमिक्स देते हुए बोलता है कि क्या इस कॉमिक के राइटर को आप जानते हैं। फाट की बात सुनकर के पहले तो उन कॉमिक्स को देखता है और फिर कहता है कि नहीं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ और ना ही ऐसी कॉमिक मैंने पहले कभी देखी, और इस कॉमिक की जो क्रिएटिविटी है वो मेरे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ कि इस तरह की कॉमिक्स लिखने वाला आखिर कौन हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि बाकी के इन्वेस्टिगेटर्स पब्लिशर से उसी कॉमिक को दिखाकर बात कर रहे थे। तभी वो पब्लिशर कहता है कि हाँ, मैं ऐसे किसी इंसान को जानता हूँ जो ऐसी कॉमिक्स बनाता है। कहते हुए वो पब्लिशर के का नाम ले देता है और कहता है कि इसका कलाकार ज़रूर के है। तभी के उनकी बातों को सुनकर पहले तो हैरान हो जाता है और कहता है कि नहीं, इन्हें शायद गलतफहमी हो गई। तभी पब्लिशर अपनी बातों को पूरा करते हुए कहता है कि के आजकल ऐसी कॉमिक नहीं लिख रहा है और आजकल तो ऐसी कॉमिक बहुत से लोग लिख रहे हैं। पब्लिशर का जवाब सुनने के बाद हर कोई के को हैरानी भरी नज़रों से देखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाट के पर नज़र रखना शुरू करवा देता है और वो के पर हर वक्त नज़र रखता है। यहाँ तक कि जब के एक बिल्ली को खाना खिला रहा था तब भी फाट उसे देख रहा था। कि उस बिल्ली से कहता है कि पेट भरकर खाओ और पता नहीं मैं आगे तुम्हें खाना दे पाऊंगा या नहीं, लेकिन अभी मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा, तुम पेट भरकर खाओ। के की ऐसी बातें सुनकर नोब फाट से कहता है कि हम उस पर शक कर रहे हैं, क्या आपको सच में लगता है कि वो कल्प्रिट हो सकता है। जवाब में फाट कहता है कि अक्सर क्रिमिनल लोग हर वक्त घबराते नहीं हैं, लेकिन वो ऐसी जगह पर ज़रूर आते हैं जहां पर वो अपनी घबराहट को छुपाने के लिए सुरक्षित महसूस करते हों। जिसका जवाब सुनकर नोब चुप हो जाता है। तभी आगे फाट कहता है कि देखते हैं कि क्या वो ऐसा ही रहेगा या उसका बिहेव थोड़ा बहुत चेंज होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फाट अपने बाकी पुलिस ऑफिसर्स के साथ के घर के बाहर तक आ जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वो उसके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करते हैं। जहां नोब दिखाता है कि मेरे पास के की कुछ पुरानी कॉमिक्स हैं जिसे मैंने डाउनलोड किया है। तभी हम देखते हैं कि के कमरे की लाइट्स बंद हो जाती हैं, जिसे देखकर फाट कहता है कि ज़रूर वो घर से बाहर जा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फाट और नोब के रूम के बाहर खड़े रहते हैं, जहां पर नोब कहता है कि हमारे पास कोई वारंट नहीं है, फिर भी हम अंदर जा रहे हैं, हम पर ही उल्टा केस हो सकता है। तभी फाट कहता है ये तो तब होगा ना जब उसे पता चलेगा, हम बस उसके कमरे के अंदर जाएंगे और बाहर निकल आएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। कहते हुए वो नोब को मजबूर करता है। फाट की बात मानकर नोब के कमरे का लॉक गैरकानूनी तरीके से खोल देता है और आगे हम देखते हैं कि फाट और नोब उसके कमरे में घुस जाते हैं, जहां पर फाट उसके कमरे की अच्छे से तलाशी लेता है, जहां उन्हें बहुत चीज़ें डरावनी सी महसूस होती है जिस बारे में नोब बोलता है। नोब जाकर के कंप्यूटर पर बैठ जाता है और कहता है मैं रिमोट सॉफ्टवेयर अपलोड कर रहा हूं, जिससे हटाई गई फाइल वापस आ जाएंगी। तभी फाट की नज़र के कुछ डॉक्यूमेंट्स पर जाती है, जिनके अंदर उसने फाट के साथ क्लिक कराई गई उस दिन फ़ैन मीटिंग की तस्वीरों को रख रखा था।
तभी उन फोटोज को देखकर नोब कहता है, ये तो आप हैं इंस्पेक्टर सर, क्या आपने उस दिन मिस्टर के साथ फोटो खिंचाई थी? अब मैं समझ गया कि उस दिन आपकी जैकेट पर उन्हीं का ऑटोग्राफ था। आप मांगा पढ़ना पसंद करते हैं, इस बारे में आपने मुझे कभी बताया नहीं। खैर, आपकी पर्सनैलिटी देखकर किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। तभी फाट कहता है कि हम काम कर रहे हैं और हम पहले इसे निपटा लेते हैं। तभी नोब कहता है ओके सर, और वो वापस से अपने काम पर लग जाते हैं। तभी फाट और नोब को एक मैसेज मिलता है कि वापस से के अपने कमरे की तरफ आ रहा है, जिस वजह से उन्हें कमरे से निकलकर वापस भागना पड़ता है। लेकिन फाट वहीं पर फंस जाता है और अलमारी में छुप जाता है। तभी के को शक होता है कि कोई उसके कमरे में घुसा था। वो अलमारी के पास जाता है, लेकिन अचानक फ़ोन आ जाने की वजह से वो अलमारी नहीं खोल पाता और फाट बच जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाट की बहन अपने वर्क प्लेस पर जा रही होती है। तभी उसे प्रेम मिल जाती है और कहती है कि तुम तो टाइम से पहले ही आ गई। जवाब में प्रेव कहती है कि नहीं, मैं टाइम से ही आई हूँ। आगे हम देखते हैं कि प्रेम प्रेव को आज के दिन के लिए गुड लक बोलती है और पीने के लिए कोई ड्रिंक देती है और उसका टेस्ट पूछती है। जवाब में प्रेव कहती है कि अच्छा है। फिर वो अपने ऑफिस आ जाती हैं और सभी को हेलो बोलकर अपने अपने काम पर लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो बोलती है कि थुन ने नहीं बताया कि हमें क्या करना है। तभी प्रेव बोलती है क्या हम बाकी लोगों से पूछें कि हमें क्या करना है। तभी वहाँ पर थुन आ जाता है और उन्हें कॉमिक देता हुआ बोलता है कि इन दोनों मर्डर्स में जो भी सिमिलैरिटीज़ हैं उसके बारे में मुझे पॉइंट आउट कर दो, जिससे मैं साबित कर सकूं कि ये मर्डर्स इस कॉमिक से मिलना सिर्फ संयोग नहीं है बल्कि हूबहू है। जिस पर वो दोनों सुनकर हाँ बोलती है। आगे थुन कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जवान हो या बूढ़े हो, मुझे बस इस बात की फ़र्क है कि आप लोग मेहनत करें और इस पर अपना 100% दे। कहकर थुन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद प्रेव और प्रेम उस कॉमिक को पढ़ना शुरू करती है, लेकिन वो बहुत लंबी होती है, जिसमें वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं है कि हम इसे पढ़ पाएंगे और क्योंकि ये बहुत लंबी है इसमें 1 हफ्ता लग जाएगा। जवाब में प्रेम कहती है कि हम दोनों हैं, हम इसे जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे। तभी प्रेव कहती है कि क्या कोई हमें रियल काम भी करने को मिल सकता है। जवाब में प्रेम कहती है कि ये कॉफ़ी ऑर्डर करने से तो बेहतर ही है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने काम में लग जाती हैं और मर्डर और कॉमिक के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन ढूंढती है। तभी प्रेम कहती है कि ये दोनों मर्डर तो हूबहू सेम लग रहे हैं, जैसे किसी ने कॉमिक से ही किए हों। तभी प्रेव कहती है कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ कॉपी करने के लिए वो मर्डर कर रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि उसने पूरी कोशिश की हो कि मर्डर बिल्कुल कॉमिक जैसा लगे। दोनों फ्रेंड्स मिलकर उस नॉवल को पूरा करती हैं और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया हो। जिस पर खुश होकर प्रेम कहती है क्या दोनों केसेस की हमने पूरी इंक्वायरी पढ़ ली है, अब हम जाकर इसे मिस्टर थुन को देंगे, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, उनका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। जिस पर प्रेव बस हंसने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाट के पर नज़र बनाए हुए है। तभी नोब कार में से फ़िश फूड निकाल कर खाने लग जाता है। मुझे नहीं पता ये फ़िश फूड है या कैट फूड है, लेकिन आगे पता चलेगा। लेकिन इस सीन को याद रखना। हम देखते हैं कि वो बोलता है ये बिल्ली का खाना नहीं है, क्या आप इसे गलती से ले आए? इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा अजीब है। तभी हम देखते हैं कि बिल्ली के साथ खेल रहा होता है और कहता है कि आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हें आज मुझसे पहले किसी और ने खाना दे दिया। चलो अच्छा है, तुम खा लो, बाद में मिलते हैं, अभी मुझे जाना होगा। कहते हुए के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फाट उसे अभी भी देख रहा होता है। तभी नोब के पास कॉल आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि के अगेंस्ट कुछ बहुत ज़्यादा सस्पिशियस मिला है। आईटी टीम ने के आईपी एड्रेस की जांच की है, जिसमें उन्होंने पाया कि नेक्रोस ब्लॉक के बैक एंड सिस्टम तक पहुंच बनाई है। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हटाई गई फाइलों में से 50% से अधिक वापस डाउनलोड की गई हैं, जो नेक्रोस की ही कॉपी हैं। तभी फाट कहता है कि ऐसी चीज़ें सिर्फ एक किलर के पास ही हो सकती हैं। जवाब में नोब कहता है कि क्या के ही मिस्टर किलर है। जवाब में फाट कहता है कि अपनी टीम के साथ आगे बढ़ो और के को अरेस्ट करने का वारंट जारी करो। साथ ही फाट कॉल करके बोल देता है कि हम उसे अरेस्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि के अपना रास्ता आगे बढ़ाता है। तभी उसको आभास होता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो
पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर पुलिस वाले होते हैं। वो भागकर एक जगह छुप जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर वो लोग मिल जाते हैं जिससे उसके बाप ने कर्जा लिया था। जैसे ही उन लोगों की नज़र को चारों तरफ से घेर लेते हैं, दूसरी तरफ फाट को के नहीं मिलता, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन टीम कहती है कि हमें यकीन है वो आसपास ही होगा और वो डरकर छुपा होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। तभी फाट कहता है कि उसके पास हथियार हो सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि फाट चारों तरफ अपने लोग फैला देता है ताकि वो के को ढूंढ पाएँ। दूसरी जगह वो लोग जो कर्जा वसूलने आए थे के को मारने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने हमसे कर्जा लिया था, लेकिन वो तो चुकाने से पहले ही मर गया और अब तुम्हें वो पैसा चुकाना पड़ेगा। जिसकी वजह से के कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। यार, ये थाईलैंड में कर्जे वाला सिस्टम कुछ ज़्यादा नहीं है। खैर, आगे हम देखते हैं कि वो लोग के का बैग छीन लेते हैं, जिसके अंदर से उन्हें एक हथौड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो कहते हैं तुम हथौड़ा लेकर घूम रहे थे, क्या तुम हमें मारने की साजिश कर रहे थे? तभी के उनसे कुछ नहीं कहता और बस यही कहता है कि मेरे पास चुकाने के लिए अब पैसे नहीं हैं। लेकिन वो गुंडे लोग के को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, उसके साथ इतनी बेरुखी करते हैं कि बेचारा अधमरा हो जाता है। लेकिन तब भी वो गुंडा के पास बैठकर उसे वार्निंग देता है कि तेरा बाप भले ही इस दुनिया से चला गया हो, लेकिन अभी कर्ज चुकाना बाकी है। इतना कहकर वो वापस से उसे एक लात मारता है और उसे अधमरा करके उसी हालत में छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि के बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालता हुआ खड़ा होता है, लेकिन वो पूरी तरह से खून में लहूलुहान हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो हथौड़ा उठाकर उन लोगों से बदला लेने की सोचकर आगे चलता है और लगभग उनके पास पहुंच ही जाता है, जहां पर वो उन्हें बात करते हुए सुनता है, लेकिन वो उन्हें मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। यार, मुझे लग रहा है ये मर्डर कोई और कर रहा है जो के का दुश्मन है, जिससे अपने आप को बचाने के लिए के हथौड़ा रखता है। खैर, आगे हम देखते हैं कि के वहाँ से मुड़कर चलता है, लेकिन उसका सामना फाट से हो जाता है, जो उसी की तरफ गन पॉइंट करके खड़ा था। फाट कहता है कि अपने हथियार नीचे रख दो वरना मैं शूट कर दूंगा। वहीं पर के हाथ से हथौड़ी नीचे छूट जाती है, लेकिन वो फाट की तरफ आगे बढ़ता रहता है और सीधे गन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते वो फाट की बाहों में बेहोश हो जाता है। फाट उसे संभालता है और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आता है, जहां अगले सीन में हम देखते हैं कि के हाथों में हथकड़ी बंधी थी और के सामने फाट बैठा था। फाट कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, तुमको कुछ खरोंचे आई है और तुम्हारे सिर पर हल्का सा एक कट लगा है। फाट आगे कहता है वैसे मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? कहकर वो के पेन नेम बोलना शुरू करता है, अतीमा, चंकाया, के क्यूपिड या मिस्टर किल। कहते हुए फाट उसके सारे एज ए राइटर नेम उसके सामने खोलकर रख देता है। आगे फाट कहता है कि तुम्हारा नाम हिस्ट्री बदल देता है 5 साल में 5 बार। आगे फाट कहता है कि नेक्रोस सेकेंड सिस्टम में लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल किया गया आईपी एड्रेस तुम्हारे पास है और क्या मैं सही हूँ? हार्ड डेफिनेशन की कॉपी डिलीट की थी वो भी तो है, और मैंने जो अभी तक कहा क्या उसमें कितना सही है कितना गलत है, क्या तुम बता सकते हो? फाट की बात सुनकर के कोई जवाब नहीं देता। तभी फाट कहता है कि चुप रहने से तुम बच नहीं जाओगे मिस्टर के, और फिलहाल के लिए तुम सिलसिलेवार हत्या करने के लिए मुख्य सस्पेक्ट लग रहे हो। और ज़रा तुम मुझे ये बताओ कि कल रात को तुम उन अंधेरी गलियों में क्या कर रहे थे और पुलिस को देखते ही तुम भागे क्यों? जवाब में के कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं भागा नहीं था और मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तभी फाट कहता है कि कौन निर्दोष आधी रात को अंधेरी गलियों में घूमता है, वो भी हथौड़ा लेकर अकेले में। तभी वो हथौड़ा दिखाते हुए के सामने रख देता है और बोलता है कि ये हथौड़ा तुम अपने साथ लेकर घूमते हो, तुम्हारा अगला शिकार कौन है? के कुछ पल तो खामोश रहता है और तभी बड़ी मुश्किल से जवाब देता है कि मैं हथौड़ा अपनी सेफ्टी के लिए रखता हूँ। तभी फाट पूछता है सेफ्टी किससे? तभी के आधे आंसू भरी आंखों से बोलता है कर्ज वसूलने वालों से। आगे फाट कहता है कि कर्ज वसूलने वाले और हथौड़ा चलाने वाले दोनों लोगों पर इंक्वायरी की जाएगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये बताओ कि जितने भी मर्डर हो रहे हैं वो इस मांगा से मिलते जुलते क्यों हैं, वो भी बिल्कुल हूबहू। कहते हुए फाट के की तरफ उन मर्डर की रिपोर्ट्स को और मांगा के पेजेस को खोलकर रख देता है, जिसे देखकर
के कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ मांगा अपनी कल्पना से लिखी थी, मैं नहीं जानता हूँ कि कौन इसे सच कर रहा है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने किसी की हत्या नहीं की। यहाँ से सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि नोब कुछ फाइलें लेकर फाट के पास आता है और कहता है इस आदमी की जिंदगी किसी नरक से कम नहीं। के पिता 20 साल पहले थाई इन्वेस्टमेंट बैंक के संदिग्ध में से एक थे, उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा था, वो दिवालिया घोषित हो चुके थे, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है और ये उनके कर्ज का भुगतान कर रहा है। तभी फाट पूछता है और उस वीपन का क्या जो ये अपने साथ रखता है, अगर ये वीपन रखता है तो अभी भी ये शक के घेरे में है और हम इसे हिरासत में रखेंगे। तभी हम देखते हैं कि फाट लगातार कैमरे से और खिड़की से के पर नजर बनाए हुए था। अगले सीन में हम देखते हैं कि थुन अपने न्यूज चैनल में बता रहा होता है कि मेरी टीम ने आखिर साबित कर ही दिया कि होने वाले मर्डर और मांगा बिल्कुल मिलते जुलते हैं। अब भी एक सवाल है, क्या हत्यारा यहीं पर रुक जाएगा या फिर वो फिर से ऐसा करेगा। तभी थुन और उसके लिए काम करने वाला एक आदमी वहां पर आते हैं और वो आदमी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, हैशटैग लुकिंग फॉर नेक्रोस आज भी टॉप ट्रेंडिंग में है। और तभी वहां पर थुन उन दोनों को अप्रिशिएट करते हुए कहता है तुम दोनों इंटर्न से कहीं ज़्यादा हो, तुमने आज इस सच को साबित कर दिया। और इतना कहते हुए थुन उन दोनों के लिए पूरे स्टाफ से तालियां बजवाता है। आगे हम देखते हैं कि प्रेम कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हमने ये कर दिखाया। तभी प्रेम कहती है कि मैं अभी भी थोड़ा कन्फ्यूज़न में हूँ। तभी प्रेम कहती है अपना सामान पैक करके यहाँ से चलते हैं, रात को खाने में क्या खाना है। आगे प्रेम कहती है कि तुम डिसाइड करो। प्रेम कहती है कि तो फिर मैं बारबेक्यू डिसाइड करूंगी। जवाब में प्रेम कहती है कि नहीं, उसके बाद मेरे बालों से धुएं की सी गंध आती है। दोनों इस बारे में बात करती हैं। तभी प्रेम का आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है जिसे प्रेम उठाती हैं। तभी प्रेम की नज़र उसके सरनेम पर पड़ जाती है और कहती है ये सरनेम तो जाना पहचाना है, लेकिन प्रेम उसके हाथ से अपना आईडी कार्ड छीन लेती है और बाहर आ जाती है। ये हम देखते हैं कि प्रेम बताती है सभी जानते हैं कि मेरे पापा थाई निवेश मामले में बहुत ज़्यादा करप्ट ऑफिसर थे, लेकिन अब वो मर चुके हैं, लेकिन उनके पापों का बोझ मुझे और मेरे भाई को उठाना पड़ता है। तभी प्रेम कहती है कि तुम्हारे पिता कौन थे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे व्यक्तित्व से फ़र्क पड़ता है और तुम जो हो वही तुम्हारी असल पहचान है। मेरे लिए तुम मेरी दोस्त हो, सबसे बेहतरीन दोस्त हो जो आज तक सबसे पहले मिली है। अब उदास रहना बंद करो। आगे हम देखते हैं कि के पर अभी भी नज़र रखी जा रही थी। तभी वहाँ पर फाट आता है। तभी नोब बताता है कि घंटों से ये सिर्फ इधर उधर चक्कर काट रहा है, ना तो पानी मांगता है ना खाना। आगे हम देखते हैं कि के उन कॉमिक्स को हैरानी से देखता है। तभी उसे कोई हिंट मिलता है जिसके बारे में वो फाट को बताना चाहता है और कहता है कोई है क्या, मेरी बात सुनो, कोई है, एक और शिकार होने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फाट के पास आ जाता है जहां के बताता है कि मुझे नहीं लगता कि ये हत्यारा सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये मांगा की नकल कर रहा है। अपराध स्थल पर ऐसे कोई सुराग छोड़कर एक कन्वर्जेशन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है जहां पर किसी का ध्यान ना जाए। ज़रा इसे देखो, देखने से ऐसा लगता है कि ये पीड़ित द्वारा अपनी जान बचाने का सिर्फ कोशिश की गई थी। क्या होगा अगर हत्यारे का असल इरादा 10 नंबर का सुराग छोड़ने का हो। तभी फाट पूछता है 10 नंबर का मतलब क्या है। तभी के बताता है इसका मतलब है कि अगला शिकार नेक्रोस के चैप्टर 10 से होगा और यही इस मामले का कारण बना। तभी नोब कहता है सब बकवास बातें हैं, ज़रा देखो चारों तरफ खून के छींटे पड़े हुए हैं और विक्टिम के सिर पर चोट लगी थी, वह खून से लथपथ होकर फर्श पर पड़ा था। ये स्वाभाविक ही है, उसकी 10 की 10 उंगलियां जमीन पर एक निशान की तरह छप गई। हाथों की 10 उंगलियां छपने का मतलब चैप्टर 10 नहीं होता, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है और ये आदमी सिर्फ मनगढ़ंत बातें बना रहा है। तभी आगे फाट बोलता है कि अगर के तुम्हारी थ्योरी सही है तो दूसरे मामले के बारे में क्या, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हेड की जो मौत हुई थी उसके हत्यारे ने क्या कोई सुराग छोड़ा था। तभी के कहता है कि अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हेड का मामला अगर चैप्टर 10 में घटित हुआ है, लेकिन इस पैनल को मैंने चैप्टर 14 के कवर के रूप में बनाया था और मेरे ख्याल से हत्यारा का अगला शिकार वो है जिसके बारे में मैंने चैप्टर 14 के अंदर लिखा है। के की बात का भरोसा करके फाट नेक्रोस के चैप्टर 14 के बारे में सूचना इकट्ठी करवाता है, जहां पर नोब बताता है कि कुछ फाइलें पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, उन्हें वापस नहीं हासिल किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूं। तभी नोब कहता है कि मुझे मिल गया सर,
नोब आगे बोलता है कि चैप्टर 14 में एक वकील के मर्डर के बारे में बताया गया है। एक ऐसा प्रसिद्ध वकील जो गैरकानूनी तरीके से कानूनों में मौजूद खामियों का इस्तेमाल करता है और अमीर लोगों के किए गए क्राइम पर पर्दा डालता है और उन्हें बचा लेता है। तभी पीछे से के बोलता है और लास्ट में वो किलर उस वकील की हत्या कर देता है और उसका मुंह सील देता है ताकि वो भविष्य में अब कभी झूठ ना बोल पाए। उसकी बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। तभी के आगे कहता है कि मेरे ख्याल से अगला शिकार वो है जिसने कल्प्रिट लोगों को जेल जाने से बचा लिया था। तभी फाट कहता है कि वो पहले दो विक्टिम जो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से था और दूसरा बिजनेसमैन, उनका मर्डर इन दोनों चैप्टर से मिलता है। तभी नोब कहता है और इस देश में कितने भ्रष्ट वकील हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि अगला निशाना कौन है। फाट आगे कहता है कि हत्यारा अपनी योजनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क है। पहले दो मामलों के अनुसार विक्टिम को पहले किडनैप किया गया था, इसीलिए किलर को फिलहाल समय की ज़रूरत है। उन्हें अपने काम को अंजाम देने के लिए नेक्रोस की नकल करते हुए सही समय और सही जगह ढूंढने की तैयारी करने के लिए उन्हें समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिलहाल के लिए हमें ऐसे वकील की तलाश है जो गुमशुदा हो। पिछले दिनों से उसका किसी से कोई संपर्क नहीं रहा। अगर हमें कोई ऐसा आदमी मिल जाए तो निसंकोच मान लेना कि वही उस किलर का अगला निशाना होने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोब फाट को आकर बताता है किलो के गायब होने के मामले में 5 और शिकायतें मिली हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फाट के लिए खाना लेकर जाता है, जिसे देखकर के बोलता है मुझे भूख नहीं है। फाट बोलता है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बाद में तुम बोलो कि पुलिस कस्टडी में तुम्हारा ध्यान नहीं रखा गया। तभी के बोलता है नहीं, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं कुछ कहूँगा। लेकिन फाट उसे ज़बरदस्ती खाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाट के और अपने हाथों में हथकड़ी बांध देता है और कहता है अब मैं घर जा रहा हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ वहीं पर रहना होगा जहां मैं तुम पर 24 घंटे नज़र रख सकूं। कम से कम तब तक तो जब तक हमें ये अगला विक्टिम होने वाला वकील नहीं मिल जाता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो। मैं जहां खाऊंगा तुम भी वहीं खाओगे, मैं जहां सोऊंगा तुम भी वहीं पर सोओगे। तभी अगर मुझे वॉशरूम जाना पड़ा तो फाट कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। फाट की बात सुनकर के बोलता है क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? फाट बोलता है और तुम भागने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बिना सोचे समझे पीछे से गोली मार दूंगा, एक पल भी पीछे नहीं हटूंगा, समझ गए? अगले सीन में हम देखते हैं कि फाट के को लेकर अपनी कार से ही घर आ रहा होता है जहां के को नींद आ रही होती है। उसका सिर बार बार फाट की तरफ झुक रहा होता है। फाट उसे संभालता है और कहता है कि उस हालत में आप किसी के सिर पर हथौड़ा कैसे मारेंगे। एपिसोड के लास्ट में हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। जो सीन मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था ना कि नोब मछली का खाना खा रहा होता है, अब हमें पता चलेगा कि वो खाना फाट तक कैसे पहुंचा। लास्ट में हम देखते हैं कि के अपनी मछली और फिश के लिए खाना खरीद रहा होता है, जहां फाट की नज़र उसी पर होती है। जहां के कुछ सामान खरीद रहा होता है लेकिन उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं, जिस वजह से वो थोड़ा ही खाना खरीद पाता है और वो मछली का खाना नहीं खरीदता, सिर्फ बिल्ली के लिए खाना खरीद ले जाता है। के जाने के बाद फाट उसी दुकान में आता है और के का छोड़ा हुआ खाना खुद खरीद कर लेकर जाता है और कहता है कि मैं इसे ले लूँगा। फाट उस खाने का पेमेंट करता है और इसी सीन के साथ हमारा ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।